हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 28 मार्च का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है सोर्स एक्स इंडिया 2025। ये क्या है? तो ये एक समिट है जिसका ये तीसरा संस्करण है। सोर्स एक्स इंडिया 2025 ये समिट का तीसरा संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन 26 से 28 मार्च तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। 26 से 28 मार्च तक नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और इसका आयोजक कौन था? इसका आयोजन किया किसने था? तो ये थे भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO, तो इन्होंने इसका आयोजन किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये था सोर्सेक्स तीसरा एडिशन और ये सम्मेलन था एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के तहत डिजिटल भारत निधि और नाबार्ड के मध्य देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नाबार्ड और डिजिटल भारत निधि के बीच में एक MOU हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नाबार्ड द्वारा समर्थित संस्थानों में डिजिटल सेवाओं, डिजिटल शासन तक पहुंच प्रदान करके और भारत नेट कार्यक्रम के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। नाबार्ड और किन किन के मध्य हुआ है ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के तहत डिजिटल भारत निधि और नाबार्ड के मध्य। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये है इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिजिटल भारत निधि एंड नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो चलिए आगे देखते हैं ये डिजिटल भारत निधि है क्या। तो डिजिटल भारत निधि है वो भारत सरकार का जो दूरसंचार विभाग है उसके द्वारा पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि USOF के स्थान पर प्रारंभ की गई थी डिजिटल भारत निधि को। और ये किस लिए प्रारंभ की गई थी? ये जो दूरसंचार फंड ऑपरेटर, जो दूरसंचार निधि परिचालक हैं, उनके समायोजित सकल राजस्व AGR पर लगाए जाने वाले 5% सार्वभौमिक सेवा शुल्क, ठीक है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन होता है ये, तो ये 5% उन पर लगाया जाता है। तो उससे एक जो फंड बनता है, तो उस फंड को जमा करने के लिए डिजिटल भारत निधि बनाई गई थी भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा। ठीक है, तो ये काम क्या करती है डिजिटल भारत निधि? तो ये डिजिटल भारत निधि है, इसमें जो पैसा जमा होता है उसका उपयोग दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए किया जाता है। ठीक है, कनेक्टिविटी अवेलेबल करवाने के लिए। ठीक है, तो ये है डिजिटल भारत निधि। अगला टॉपिक है रक्षा मंत्रालय द्वारा नाग मिसाइल सिस्टम NAMIS के ट्रैक्ट संस्करण और 5000 हल्के वाहनों के लिए 2500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये किन किन के बीच में हुआ है, किन किन के बीच में ये अनुबंध पे हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये नाग मिसाइल सिस्टम, ट्रैक्ट संस्करण, एंटी टैंक हथियार प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए तो हुआ है ये आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ। और जो हल्के वाहन है तो उनके लिए हुआ है फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ। अब ये नामिस है क्या? तो नामिस एक ट्रैक्ट संस्करण तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ एंटीटेक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट एंटीटेक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है जिसे भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका विकास किसने किया है? तो इसका विकास DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने किया है। ठीक है, तो ये है नामिस। और कितने करोड़ रुपए का इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 2500 करोड़ रुपए का।
हल्के वाहनों के लिए हुआ है फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ। ये है नाग मिसाइल और ये इसका लॉन्चर है। तो ये नामिस है, पूरा सिस्टम है, इसको नामिस बोलते हैं, नाग मिसाइल सिस्टम। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो। तो ये कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन 27 मार्च को नेशनल साइंस सेमिनार कॉम्प्लेक्स IISC बेंगलुरु में हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है। और इसके आयोजक कौन थे? ये भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी है, उसके साथ IISC बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और IIT गुवाहाटी इसके आयोजक थे। ठीक है, तो ये है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो, भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है, IISC बेंगलुरु। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रचंड प्रहार। प्रचंड प्रहार क्या है? ये भारत की तीनों सेनाओं का एक एकीकृत बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास है। ठीक है, तीनों सेनाओं का एक जॉइंट ऑपरेशन है, युद्धाभ्यास है। तो ये कहाँ हुआ, कब से कब तक? 25 से 27 मार्च तक इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तीनों सेनाओं में निगरानी, कमान और नियंत्रण तथा सटीक पारक क्षमता के लिए एक पूर्ण एकीकृत दृष्टिकोण को प्रमाणित करना। ये था प्रचंड प्रहार। कहाँ हुआ था ये? 25 से 27 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश में। और है क्या ये? भारत की तीनों सेनाओं का एक एकीकृत बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास है। चलिए चलते हैं। ये देखिए तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये इंडियन आर्मी के हैं, ये इंडियन नेवी के हैं और ये इंडियन एयरफोर्स के हैं। अगला टॉपिक है जस्टिस हरीश टंडन। तो जस्टिस हरीश टंडन को अभी ओडिशा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो कहाँ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ओडिशा हाईकोर्ट का। ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, ये रहे हरीश टंडन। अगली न्यूज है सहकार टैक्सी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार उबर और ओला का जो मॉडल है उस पर सहकारी संचालित राइड हेलिंग सेवा सहकार टैक्सी शुरू करेगी। ठीक है, जो इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, और वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने संसद में ये घोषणा की है कि गवर्नमेंट एक सहकार टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 पहिया टैक्सी, रिक्शा और 4 पहिया वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा और इनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। इनमें जो भी प्रॉफिट होगा वो सीधे चालक को दिया जाएगा, ड्राइवर्स को मिलेगा। तो ये घोषणा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में उबर और ओला के ड्राइवर जो हैं उन्होंने ज्यादा कमीशन लेने को लेकर शिकायत की है। और दूसरा, एक जो आईफोन और जो अपने एंड्रॉयड फोन और iOS प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर कुछ चार्जेज हैं, उनमें डिफरेंस जो है उसको लेके भी ये अभी चर्चा में था, उबर और ओला वाला मामला। तो ये गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो अभी एक सहकार टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। इसके साथ ही सरकार ने एक सहकारी बीमा कंपनी शुरू करने की भी घोषणा की है, जो देश की सहकारी प्रणाली के भीतर बीमा का काम संभालेगी। ठीक है, तो ये 2 घोषणाएं सरकार ने लोकसभा में की है। अगला टॉपिक है जोजिला सुरंग। जोजिला सुरंग है वो क्या है? ये जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जोजिला सुरंग। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि संसद में बहस के दौरान ये मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि इसका लगभग 70% काम पूरा हो गया है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो ये श्रीनगर और लद्दाख के बीच में हर मौसम ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। हर मौसम संपर्क, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसकी लागत कितनी है? तो इसकी लागत लगभग 5500 करोड़ रुपए से अधिक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये इसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर से अधिक है। टोटल लेंथ है इसकी 30 किलोमीटर से अधिक, जिसमें से 13 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग है और 17 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग तक पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग है।
ठीक है, तो ये जोजिला सुरंग है, ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है और इसका लगभग 70% काम पूरा हो गया है और ये श्रीनगर और लद्दाख को कनेक्ट करती है। ठीक है, ये रही जोजिला सुरंग, इसका काम चल रहा है अभी। अगला टॉपिक है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण था। ठीक है, और इसका आयोजन 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों पे किया गया था। 20 से 27 मार्च तक। इसका शुभंकर था उज्ज्वला, जो अपनी घरेलू गौरैया है उससे प्रेरित उज्ज्वला इसका शुभंकर था। ये रही उज्ज्वला। ठीक है, तो ये इसका शुभंकर था और ये इसका लोगो था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। और ये इसका जो मोटो था, हौसलों की उड़ान। मोटो था हौसलों की उड़ान। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुल 6 खेल थे वो शामिल थे। कौन कौन से थे वो? पहला है पैरा तीरंदाजी, दूसरा है पैरा एथलेटिक्स, तीसरा है पैरा बैडमिंटन, चौथा है पैरा टेबल टेनिस, पांचवा है पैरा पावर लिफ्टिंग और छठा है पैरा शूटिंग। ठीक है, तो इसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 है। इसमें हरियाणा ने कुल 104 पदक जीतकर, जिसमें से 34 गोल्ड थे, 39 थे वो रजत पदक हैं और 31 कांस्य पदक हैं, शीर्ष स्थान हासिल किया है टोटल 104 पदकों के साथ। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसकी पदक तालिका, इसकी रैंकिंग। पहले नंबर पे अभी बताया आपको हरियाणा, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु ने 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदक जीते हैं। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा है और चौथे नंबर पे रहा है राजस्थान। तो राजस्थान ने 22 गोल्ड, 18 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते हैं। तो ये है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। ये इसका शुभंकर था उज्ज्वला और ये इसका लोगो था और हौसलों की उड़ान इसका मोटो था। ये 20 से 27 मार्च तक दिल्ली में आयोजित किए गए थे। शीर्ष स्थान 104 पदकों के साथ हरियाणा का रहा। राजस्थान इसमें चौथे नंबर पर था। राजस्थान ने 22 गोल्ड, 18 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।